आज से आपका अर्थव्यवस्था का क्लास शुरू हो रहा है और ये 60 दिन तक लगातार चलती रही है क्लास, ठीक है? जिसमें 60 दिन 60 जिसमें आपको पूरे पीटी मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन मतलब उसके साथ साथ अगर आर्थिक विषयों पे कोई निबंध पूछ दिया गया उसकी ताकत आपको आ जाएगी और साक्षात्कार में आप असहज महसूस नहीं करेंगे। और जैसा कि पता है आपको कि जनरल स्टडीज में इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा समझ लीजिए कि जब प्रशासक बन जाएंगे आप तो सारी कहानी घूम के पैसे पे आ जाएगी। समझ रहे हैं ना? आप जो थर्मस खरीदेंगे ना अपने ऑफिस के लिए, थर्मस उतने का क्यों खरीदे ये जवाब आपको देना पड़ेगा। जब सस्ता से काम चल रहा था महंगा क्यों? इसको कहते हैं इकोनोमाइज करना, खर्च में कटौती करना। समझ रहे हैं ना? और खर्च में कटौती ऐसा नहीं है कि भारत में ही हो रहा है। खर्च में कटौती करने के मामले में आज की जो केंद्र सरकार है वो बहुत आगे है। समझ रहे हैं ना कि हर जगह खर्च में कटौती करनी है। खर्च में कटौती करें कैसे, ये जो विधा है हम सब जानते हैं अपने अपने स्तर पे, लेकिन हम अपने जीवन के बारे में जानते हैं, परिवार के बारे में जानते हैं। जब देश की बात आ जाए, राज्य की बात आ जाए और जिला की बात आ जाए, ये ट्रेनिंग आपको दी जाती है, ठीक है? और उस ट्रेनिंग की शुरुआत मालूम है कहां से होता है? सामान्य अध्ययन के क्लास से। जब इकोनॉमी पढ़ते हैं तो आपको ज्ञान आता है कि हम जिन चीजों को जानते हैं वही तो अर्थशास्त्र है। समझ रहे हैं ना? मतलब अर्थशास्त्र कोई अबुझ कहानी नहीं है। लाल से दो शीर्षक होगा, एपीटी का पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम का अंतिम शब्द पढ़िए तो माने इत्यादि भी सिलेबस होता है क्या? मैंने अब होटल में गए, वहां पूछा एक सर क्या खाने के लिए, तब फलना फलना चीज और इत्यादि। मैंने सिलेबस नहीं है। समझा गया? इशारा है, इशारा कर दिया कि सर हमको बाहर जाना है, यहां से निकल जाइए। अब आपकी बुद्धिमानी, आप इतना तेज दौड़े कि सीधी के बदले सीधे नीचे कूद गए। आप जाइए, ठीक है, रास्ता है निकलने का, खोजिए अपना रास्ता। सिर्फ इशारा कर रहा है कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास, ये मुख्य परीक्षा में पेपर 3 में यही शीर्षक है सिलेबस का। उसको यहां डाल दिया एक शब्द के रूप में। अब कह रहा है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लगभग रोज पढ़ते पढ़ते आप पागल हो गए ना कि सतत विकास हो कुछ न रहा है। समझ रहे हैं ना? एनीवे, इसके बाद गरीबी, पॉवर्टी, समावेशन, दैट इज इंक्लूजन, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र पहल। सोशल सेक्टर में बहुत चीजें आती हैं जिसकी पढ़ाई हम लोग करेंगे। जब पढ़ने आएंगे सोशल जस्टिस तो बुरी तरह उसको हम लोग पढ़ेंगे, वैसे इकोनॉमी में भी आएगा। समझ रहे हैं ना? और अब कहता है आदि, ईटीसी। बताएंगे कि सिलेबस जब ऐसा हो जिसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव होना, एक रिफ्लेक्ट कर दिया कि ये है भाई, अब जानिए अपना काम, ठीक है? और दुनिया भर के सवाल पूछते हैं इसमें। बैंक कहीं है, मुद्रास्फीति कहीं है, विनिमय दर है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक है, आरबीआई कहीं है। आई सबसे क्वेश्चन पूछता है भरपेट। तो भैया ये कैसे तय होगा? तो पहले इसको देखिए, 3-4 साल का सवाल देखिए। सरकारी दस्तावेज में समाचार क्या है ये देखिए, और अखबार मैगजीन समाचार क्या बनाए हुए हैं, तब सिलेबस तैयार होगा। समझ आ गया? माने पाठ्यक्रम तय आपको करना है। इसको देखे, कम से कम 2021 से 24 तक का पीटी का प्रश्न देखे। इस बीच में इकोनॉमिक सर्वे में, बजट में नीति आयोग ने किन मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण बताया है उसको देखे, और समाचार में बहस वाला मुद्दा क्या है उसे देखे। सिलेबस तैयार हो गया। यही गुण इसका भी है।
अब आपको लग रहा होगा कि ये मुख्य परीक्षक से बड़ा डिटेल है ना? इस डिटेल की कहानी देखिए। इस डिटेल में भी जब यूपीएससी थक जाता है तो आदि लिख देता है, माने झूठ मूठ का डिटेल है। एक इशारा है कि भाई खेती बाड़ी में आपको यहां से लेकर के यहां तक के चीजों को जानना है। ये सब खेती बाड़ी है। अगर मुख्य परीक्षा का प्रश्न देखिएगा पिछले एक दशक का, तो सर्वाधिक प्रश्न कृषि से पूछे गए हैं। तो क्या गलत है? सिलेबस में भी तो है बेटे अच्छा खासा, है ना? हंसने की बात यह है कि 2014 में जो सरकार केंद्र में आई, वो शायद उतनी मेजोरिटी के बाद, बहुत जमाने के बाद सरकार आई थी, फुल मेजोरिटी। और वही सरकार तीसरे टर्म में, वही प्रधानमंत्री। इसको खतरनाक जनमत कह सकते हैं। इस सरकार के द्वारा बनाया गया 2 कानून वापस लिया गया, वो इसी क्षेत्र का है। तीसरा कोई सरकार ने कानून नहीं बनाया जिसको वापस लेने का नौबत आया हो। पहला कानून 2015 भूमि अधिग्रहण, और दूसरा कानून 2020 कृषि क्षेत्र का 3 सुधार। किसान आज भी धरने बैठे हुए हैं। वापस लिया गया ना, कैंसिल नहीं किया गया, कानून रोक दिया गया। अरे भैया, ऐसा क्षेत्र, जिस क्षेत्र के सामने भारत की ताकतवर सरकार घुटने टेक देती है, इसको न जाने तो क्या ब्यूरोक्रेट बने आप? विकास की संभावना, विकास की आवश्यकता सर्वाधिक कहां है, शहर में कि गांव में? गांव किस पे चलता है? यही तो इकोनॉमिक्स है। इसके लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स का डिग्री लेके आना पड़ेगा। बात समझना गया? इस सिलेबस में 10 टॉपिक में से 6 टॉपिक एग्रीकल्चर पे है, क्योंकि भारत है। कृषि से कहानी शुरू होती है, कृषि पे ही कहानी खत्म हो जाती है। जब कृषि पढ़ेंगे तब कम से कम 8 क्लास चलेगा कृषि में। क्योंकि कृषि को पढ़ाने के लिए हमको कोई कृषि क्षेत्र में कोई विशेष डिग्री नहीं है, लेकिन 2 महीना आराम से पढ़ा सकते हैं। उसको 8 दिन में छूना पड़ता है, क्योंकि इतना विषय है, इतनी चीजें हैं, इतनी संभावनाएं हैं प्रश्न पूछे जाने का, कि उनको छूना आवश्यक होता है कि छात्र को एक आइडिया तो हो कि ऐसे पूछेगा तो ऐसे लेना है, ये चीज ये है, मुद्दा ये है, चुनौती है। देख रहे हैं अब, मतलब कि इसमें भी इत्यादि है। ये ऐसे शुरू होता है, प्लानिंग, संसाधन, वृद्धि, विकास, रोजगार से संबंधित मुद्दे, समावेशी विकास यहाँ भी है, यहाँ भी है ना? गरीबी कहीं नहीं दिखता है यहाँ, सामाजिक क्षेत्र कहीं नहीं, लेकिन सामाजिक क्षेत्र से ही जुड़े हुए सारी बातें हैं। आपको प्रश्न पूछा जाएगा, शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, महिला, बाल विकास, श्रमिक, श्रम कानून, यहां तक कि लावारिस, ड्रग एडिक्ट, उनका पुनर्वास कैसे हो, ये सारे मुद्दे यहाँ हैं। ऐसा आदमी जैसा कोई नहीं है, उसका तबीयत खराब हो गया है, उसकी देखभाल कौन करेगा? अंततः कौन करेगा? राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार, यही ना करेगा। यही तो इकोनॉमिक्स है। तो ये आपका सिलेबस है। अब क्या होता है इसमें कि चीजें ऐसे छुई जाती हैं कि इसका और इसका एक साथ काम चले। समझ रहे हैं ना? ये सिलेबस हमारे कोर्स में जब पढ़ना शुरू करेंगे तो ये सारे टाइटल आएंगे, और उस टाइटल को यहां हम लिखते हैं कि गरीबी। ठीक है, तो गरीबी कवर हो रहा है। अब गरीबी पे प्रश्न यहां पूछे चाहे यहां पूछे, उससे मतलब नहीं है। गरीबी की अवधारणा क्या है, गरीबी क्यों आज समाचार में है, सरकार गरीबी को मिटाना चाहती है तो कैसे मिटाना चाहती है, हम आजाद हुए तभी से गरीबी को मिटा रहे हैं, ये चक्कर क्या है भाई, अभी तक मिटने को तैयार नहीं है। इसका कारण क्या है? ये उसी तरह का मजाक है, हम नहीं सोचते ऐसा बेसिकली, इसलिए आपको लगता है गरीबी ऐसा ही मिटता होगा। 2-4 हजार साल तक गरीबी मिटाने का प्रयास चल रहा। अच्छा ये बताइए कि आप घर जाइए, आपका अपना घर है, घर पे जाके आपकी माँ ने पूछा कि बच्चे भूख लगी है कुछ खाने की, तो हाँ दे दो। अब आप लगे वेट करने खाने पर, 15 मिनट में नहीं आया तो बोले कि मम्मी क्या हुआ, खाना खाता? हाँ हाँ ला रहे हैं। और ऐसा करते करते 75 साल बीत जाए, कितना मजा आएगा? कुछ समझ में आ रहा है? ये चक्कर क्या है कि गरीबी मिटने का नाम नहीं ले रहा है? कुछ तो कारण होगा, एकदम कारण है। सरकार को पता है, सरकार कहती भी है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। समझ रहे हैं ना? और लगता है गरीबी जस्ट मिटाने का प्रयास किया जाता है, मिटता उठता नहीं है।
ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट गरीबी मिटती है, रिलेटिव गरीबी भी घटती है, लेकिन निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी हटाने के प्रयास पर निर्भर करता है कि वो कितना घटा कितने दिन में, देख रहे हैं ना। तो ये एक गरीबी से जुड़ी हुई बातें हैं जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ये सिलेबस का दिमाग में आ गया आपको, संस्थान ने आपको सिलेबस दे दिया होगा, यूपीएससी की वेबसाइट पे सिलेबस फ्रीली अवेलेबल है, हमने वहां से कट किया, उसको पेस्ट किया, बड़ा साइज किया और आपको दिखा दिया। क्लियर है यहां तक? अब हम दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं। वो क्या मुद्दा है? वो सिंपल मुद्दा है कि इसमें जिसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र, या जिसे हम कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना, तो अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न आप देखेंगे पीटी के अतिरिक्त, मतलब मुख्य परीक्षा में कहां कहां पूछे जाते हैं, तो आपको लगता होगा कि यह पूछा जाता है पत्र 3 में, क्योंकि पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ ही सो चिपकाया हुआ है। आधा क्वेश्चन इकोनॉमी से आते हैं और बचे हुए आधे में बाकी सब्जेक्ट को एडजस्ट करती है यूपीएससी, है ना। 20 में से 11, 12, 13 तक सवाल पूछे जाते हैं, 10 तो आते ही हैं। तो पेपर 3 में प्रश्न आता है मुख्य परीक्षा के। इससे प्रश्न पत्र 1 में भी आता है, पत्र 2 में भी आता है, यहां तक कि पत्र 4 में भी आता है। ये कभी गौर किया आपने? पिछले 4 वर्ष में इस पेपर में प्रश्न आए तकरीबन 10 से लेके 4.5, और यहां पूछेगा आधा प्रश्न। ये मालूम है कितना हो गया? 1000 अंक में से 250 मार्क्स का प्रश्न इकोनॉमिक्स के झोली में आता है। 2023 के मुख्य परीक्षा में एक ही सवाल 3 पेपर में था, एक ही सवाल मानव पूंजी पर। देखे हैं ना प्रश्न? हम जिस जिस वर्ष का हाईलाइट करें उसको घर पे जाके देखते हैं। हम बोल दिए पहले कि 21 से 24 तक का पीटी और मेंस का प्रश्न को जाके ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि सिलेबस है वो, है ना। तो आपको क्लास सुनने में मजा आएगा, फायदा होगा। ये पता चलेगा क्लास सही दिशा में जा रहा है और करंट है, कंटेम्पोररी है, जस्ट पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। समझ रहे हैं? क्योंकि काफी तरल, काफी गतिज और जिंदा विषय है अर्थशास्त्र। हम बोल के निकलेंगे तब तक चीजें बदल गई होंगी, समझ रहे हैं ना, न्यूज बदल गया होगा। तो ये इसका क्या है, वेट, इस विषय का भार कितना है इसका एहसास करें। कोई गारंटी नहीं है कि हर साल इतने ही अंक का पूछा जाए, इससे कम का ही पूछा जा सकता है। तो गारंटी ये भी नहीं है कि इससे ज्यादा का पूछा जा सकता है कि नहीं, ये 300 का पूछा जा सकता है। और शायद नहीं पता होगा आपको कि पहले की एक भारत की सरकार थी जिसने एक कमीशन सेटअप किया था, अलग कमीशन। उसने सिलेबस जो बताया था उसमें एक पेपर था इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, और उसमें सब्जेक्ट मैटर क्या था, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, माने विदेश नीति और अर्थशास्त्र को जोड़कर। समझ रहे हैं ना? अगर खुदा न खास्ते 2000 साल 5 साल में सिलेबस चेंज हो गया तो आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहां तक पहुंचा के हम सांस लेंगे। समझ रहे हैं ना? कि आपकी समझ ऐसी हो कि आप कहते फिरें कुछ दिन के बाद कि यार इकोनॉमिक्स के लिए हमको अब टेंशन नहीं है, संभल जाएगा। समझ रहे हैं ना? और अभी क्लास के पहले एक छात्र पूछे हमसे कि सर 10-12 क्वेश्चन तो क्लास से आ ही जाएगा, तो हम कि एक भी प्रश्न क्यों नहीं आएगा, सो पूछिए हमसे। अगर 30 सवाल पूछता है तो 30 होना चाहिए, 30 क्लास से आएगा, काहे बाहर से आएगा? 100% की तैयारी हम कराने के फेरे में क्लास में आते हैं, 100%। छूटेगा क्यों? समझ रहे हैं ना? लेकिन बशर्ते की चीजों को सुने। घर पे जाके हम बहुत होमवर्क नहीं देते, घर पे इतना ही होमवर्क देते हैं कि सुन के जाइए, तो एक किताब से पढ़ लीजिए और पीछे वर्षों के प्रश्नों को कोशिश करिए सॉल्व करने का। 24 से शुरू किए, 23 में गए, 22 में गए, 21 में गए, 4 साल करिए, ताकि तौल सकिए आप कि हम हैं कहाँ। बाद का बाद में देखा जाएगा, समझ रहे हैं ना? लेकिन 21 से 24 तक जरूर देखिए। अमूमन हम बता देते हैं कल हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो पहले ही प्रश्न देख के आ जाइए। समझ रहे हैं ना? पीटी का, मेंस का, जब हम कह दिए कि ये मुद्दा क्लास में हो गया,
तो आपसे उस मुद्दा का महत्तम प्रश्न बनना चाहिए ना, कुछ तो बनना चाहिए। अगर सारा नहीं बन रहा है तो अधीर मत होइए। मालूम है क्या है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स को पूरा एक साथ नहीं पढ़ सकते, समझ रहे हैं ना। इकोनॉमिक्स तो क्लास वाइज खत्म होगा ना, और जब पूरा क्लास खत्म होगा तब आपको अर्थशास्त्र का समझ आया। क्योंकि आदमी चाहे मानव, मानव क्या है, मानव को अगर हम टुकड़े टुकड़े में देखें तो वह क्या है, दो हाथ, दो कान का जोड़ है सारा का। नहीं, क्या मानव हाथ है, टांग है, पेट है, पैर है, नहीं है ना। जब सब जुड़ता है तब मानव दिखता है कि अच्छा वो दिमाग भी इसके पास है। ये समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह से अर्थशास्त्र एक विषय है। आपके लिए 60 लेक्चर है, 2.5 घंटे का 60 क्लास है। मालूम है मेरे लिए क्या है, एक क्लास है, शुरू की और खत्म कर दिए। क्योंकि फिजिकली पॉसिबल नहीं है ना, हम उतना बोल सकते लगातार, ना आप लगातार बैठ सकते, अन्यथा हम शुरू करें और खत्म कर दें। बात समझ आ रहा है ना। इसका मतलब है कि हम जब पढ़ लिए, आज मुद्रास्फीति पढ़ लिए या राष्ट्रीय आय पढ़ लिए, तो हमको प्रश्न देखने के बाद कुछ प्रश्न का उत्तर हो जाना चाहिए, सारा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि है क्या ये। रिवीजन करेंगे तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। पूर्ण समझ आएगी जब आप अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से आर से पार हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। घर पे आत्मंथन करेंगे, रिवीजन करेंगे, लड़ेंगे, देखेंगे कि चीजें कितनी आसान है और पूछा कितना मुश्किल जा रहा है। और आपकी बात छोड़ दीजिए, ऐसा किसी साल पीटी में नहीं होता कि पीटी हुआ, हम पीटी एक क्वेश्चन का आंसर निकाल दिए अपने सेक्शन का, और जब पुराने छात्र एक दो आए तो कुछ कंफ्यूजन उसमें लेके आए होंगे कि सर इसका उत्तर क्या होगा, हम बताते कि ये होगा इसका उत्तर, वो बताए कि सर ये नहीं होगा, ये होगा। पता चला कि उसका उत्तर सही था। मालूम है क्यों, क्योंकि हमको आईएएस ना बनना है, आईएएस बनना उसको है, तो वो तो हमसे ज्यादा चतुर है ना। मेरा ही छात्र मेरे ही ज्ञान से हमको कह रहा है कि सर इसका उत्तर ये नहीं होगा, ये होगा, आपने कहा था ना ऐसे ऐसे। तो हम कहे हाँ यार कहे तो थे। वो ओवर कॉन्फिडेंस है, हम गलती मार के बैठे रहते हैं, हाँ मेरा छात्र सही मार के बैठता है। हमको खुशी होती है कि चलो अच्छा है, अपना काम चला ले रहा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो जब आप पे गुरु जी का ये हाल हो जाता है, क्यों, क्योंकि प्रश्न बहुत भारी भरकम चीज पर नहीं होता, पूछने का तरीका भारी भरकम होता है। ये समझ आ रहा है ना। क्यों पता है ऐसा है, क्योंकि ये परीक्षा जो है, ये प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं देना है, सिर्फ आपके रीजनिंग, आपके लॉजिक का एक एक प्रश्न टेस्ट करता है। मुख्य परीक्षा आप जब लिखते हैं तो वैसा ही परीक्षा लिख के ना बीए पास किए हैं आप, तो मुख्य परीक्षा बीए के एमए के एग्जाम की तरह होना चाहिए, एकदम नहीं है भाई, इस भ्रम में मत रहिए। आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है आपके आंसर में, एग्जामिनर को लिखा होता है, लिस्ट होता है यूपीएससी का, कि आप जब प्रश्नों का उत्तर इवेल्युएट कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आप इन इन आयामों पर अभ्यर्थी के व्यक्तित्व का ही परीक्षण कर रहे हैं, समझे। और ट्रेट होता है उसमें कि स्पष्ट लिख रहा है कि नहीं, झूठ तो नहीं लिख दे रहा है, पैराग्राफ ठीक चेंज कर रहा है कि नहीं, लिखना शुरू किया पता चला कि ऐसे है ना, ऐसे लिखना शुरू किया, दूसरा लाइन में ऐसे हो गया और तीसरा लाइन में ऐसे हो गया। इससे क्या पता चलता है कि लिखने का अभ्यास नहीं है। अब पड़ोस में दूसरा छात्र है जो एकदम एक के लाइन में लिखे चला जा रहा है, अरे तो उसको चुनना है ना, क्वालिफाई थोड़े करना है, तुरंत छाट देगा इसको, इसको ले लेगा। समझ में आ गया। आप अपने घर में खाना बनाने के लिए एक रसोईया लाए, आप इंटरव्यू लिए चले जा रहे हैं, एक चुनना है, 10 इंटरव्यू दिया, एक करछुल ऐसे पकड़ रहा है, एक चाकू ऐसे पकड़ रहा है, आप रखिएगा उसको। अरे कम से छोलना तो ठीक से पकड़ो, बेलन तो ठीक से पकड़ो। अब बेलन को ऐसे पकड़ने के बदले ऐसे पकड़ रहा है कोई आके, और रोटी बेलियो दे रहा है, लेकिन लगेगा ना कि यार कुछ अटपटा है। कुछ दिन में बोला है कि चकला जमीन पे नहीं, चकवा आसमान में चाहिए ना। ये समझा गया, ये समझे। यूनिवर्सिटी वाली बात, जो ज्ञान अर्जित किए सब काम आएगा, यहाँ पर वो सारा चीज भूलना पड़ेगा पहले, और नया तौर तरीका सीखना पड़ेगा। अमूमन आपका प्रश्न जो होगा उसका उत्तर आप यूनिवर्सिटी में 1000 से 1500 शब्दों में लिखते थे, 150 शब्द में लिखना है, सारा आपका जो नॉलेज है यहीं पे धरा का धरा रह जाएगा 150 शब्द में। अब का चीज लिखें का चीज न लिखें,
इंपॉर्टेंट क्या है समझना पड़ेगा ना। ये तैयारी पीटी की मुख्य परीक्षा की इंटरव्यू की तैयारी उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। तो सारा सलाह, सारा रेफरेंस पहले दिन से ही आपको दिया जाएगा। उसको उपयुक्त तरीके से जगह जगह पे इस्तेमाल करें। समझ रहे हैं ना। हम बताएंगे कि इस तैयारी का विधा क्या है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे। लेकिन ये सिलेबस, सिलेबस की सच्चाई, सिलेबस हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला बताया आपको हम। बाद बाकी इसका भार क्या है आपके परीक्षा में। इंटरव्यू की बात अगर देखें तो इंटरव्यू शुरू होता है इकोनॉमिक्स में, खत्म होता है इकोनॉमिक्स में। बहुत सारे इंटरव्यू हैं जो इकोनॉमिक्स में ही शुरू होते हैं। आप सोचते होंगे कि हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर्स होगा, चाहे ऑप्शनल होगा, तब ना इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा। अरे सैकड़ों इंटरव्यू जानते हैं कि छात्र घुसता है और पूछता है मेंबर कि आपको अर्थशास्त्र की जानकारी है, तो नहीं महाशय थोड़ी बहुत है, हम कभी अर्थशास्त्र विषय के रूप में बीए एमए में नहीं पढ़े हैं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है। आप पहला प्रश्न पूछा इकोनॉमिक्स का, आप बोल जाइएगा, सारा तीनों विकेट गिर गया। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है, फिर पूछ लिया आपसे, बोले कि महाशय हमको इकोनॉमिक्स का बहुत ज्ञान नहीं है, बेसिकली ऑनर्स से मेरा पॉलिटिकल साइंस था। ओह अच्छा अच्छा, हाँ याद आया, ठीक है। दूसरे मेंबर को दे दिया, वो फिर इकोनॉमिक्स पूछा। ऐसे करके 5 मिनट में आपका खाल उतार लिया। समझ रहे हैं ना। मेरे छात्र के साथ हुआ है, कहीं इकोनॉमिक्स नहीं है उसके बायोडाटा में, जबरदस्ती पूछे जा रहा है, ठीक, जबरदस्ती पूछे जा रहा है, आपको झेला रहा है वो। देखिए कि झेपता कैसे है, या पसीना गिरता है कि नहीं। उसे बीच में बोल दिया कोई बात चिंता की बात नहीं, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, ठीक है। पानी वानी सब रखा रहता है। और तब आराम से कहेगा, अच्छा था इतिहास के छात्र रहे तो हाँ, अच्छा ये बताइए शेरशाह सूरी और हुमायूं में कुछ समानता दिखता है आपको। अब किताब में है ही नहीं है, किताब में टॉपिक है नहीं। माने वो पूछ रहा है इतिहास के समझ से, ज्ञान से नहीं। यही आईएएस है। समझ में आ गया कि आईएएस अफसर 22 साल का डिस्ट्रिक्ट में एडीएम ज्वाइन किया। समझ में आ रहा है ना। ज्वाइन किया तो एक बार शहर के राउंड पर निकलता है वो कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं पुल बन रहा है, कहीं गड्ढा खोदा रहा है, उसमें देखा कि फ्लाई ओवर बन रहा है, ठीक है। अब फ्लाई ओवर ऊपर जाके ऐसे मुड़ रहा है ना। उसका मैप, उसका डिजाइन डिस्ट्रिक्ट का सिविल इंजीनियर होगा जो इसके उम्र में पिताजी के बराबर होगा, वो उसका मैप बनाए हुए, डिजाइन बनाए हुए है। इसको लगा कि यार ये मोड़ जो है ना फ्लाई ओवर में, ये कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ये सेंस इसको है, सिविल इंजीनियर को नहीं है। अब ये बुलाया करो, तो सबको लाइन हाजिर करो, चक्कर क्या है, वो ले गया साइड पे। बाकी ये बताइए कि आपका फ्लाईओवर यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है और इसका रेलिंग बहुत मजबूत नहीं लग रहा है, और नीचे एक अस्पताल और स्कूल है। किसी दिन बस वस छलांग मार गया तो इसको चेंज करिए। समझ में आ गया। एक सिविल इंजीनियर जो पिछले 30 साल से मैप डिजाइन ब्रिज का कर रहा है, उसको अकल एक ही आदमी दे सकता है। वो कौन है पता है? आईएएस अफसर। समझ में आ गया। इज्जत से भाई, उम्रदार आदमी है वो, तो क्या करेगा एडीएम, बोले कि सर हमको लगता है कि ये थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं है। मान लीजिए हमारा रेलिंग मजबूत भी है, लेकिन बस मुड़ रहा है, अर्थक्वेक आ जाए उसी समय। ये समझ में आ गया। देश चलाते हैं ब्यूरोक्रेट, देश जहां आप सोच नहीं सकते ना, वहां खड़ा होकर वो देखते हैं चीजों को। समझ में आ गया। ये ज्ञान कहां से आता है? या तो आप जीवन में खुद सीखे हैं, या समान अध्ययन आपको ये ज्ञान दिलाता है। ये क्लियर है ना। क्लियर है। अब ये समझाने सुमझाने बात खत्म हो गया, खत्म। हम अर्थशास्त्र की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। कल बताएंगे कि हम तैयारी का स्टेप्स क्या है, कैसे करते हैं। जैसे कि हम क्लास लेके छोड़ दिए तो घर पे क्या करना है, ठीक है। अब उतने करना है, अब वो करने में मुश्किल से आधा घंटा लगता है, मुश्किल से। घर से कुछ भी पढ़ के नहीं आना है इकोनॉमिक्स का, जो पढ़ना है जाके पढ़ना है, पढ़ के कुछ नहीं आना है। एनसीईआरटी फैंसीईआरटी सब भूल जाइए। समझ आ रहा है। बस चुपचाप जो सुना है सुनिए, वही सब कुछ है, उसी से सब परीक्षा हो जाएगा। डोंट वरी फॉर दैट। हाँ, आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मुद्दा मालूम है क्या उठाते हैं। ये वाला कलर ठीक है, दिख रहा है सबको। इसमें एक डिजाइनर पीला भी है, ये भी है ना। एक ही भी है और मेरे पास उजला है। इसी 3 से हम काम चलाएंगे, है ना। जरूरत पड़ने पर रेड मार्क करेंगे। रेड मार्क कर रहे हैं मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज मामला है, ताकि बाद में देखे तो समझ में आए। ये कोडिंग हो गया, ठीक है। नॉर्मल है, उद्दा चल रहा है। थोड़ा सीरियस मामला हुआ तो ये हो गया, और सीरियस है तो ये है, और सबसे सीरियस है तो ये है, ठीक है।
ये कोडिंग है, अपने नोट्स में भी ऐसा ही कोडिंग करते हैं अपने नोट्स में, ताकि पता चल जाए। जैसे कि एक होता है ना कि आप करंट अफेयर्स का न्यूज कुछ मान लीजिए कलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें लिख देते हैं कि हमने 2025 में तैयारी शुरू की थी, तो 2025 का जितना नोट्स है ब्लू कलर में है, 26 का ब्लैक में है, 27 का ग्रीन में है, 28 का रेड में है। कहीं डेट वेट देने की जरूरत नहीं है, साल ध्यान होना चाहिए। समझा गया? वही कहानी यहाँ भी है। ठीक है, तो जरा देखते हैं हम कि हम अर्थशास्त्र की अगर बात करें, बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कहते हैं इसको ना। इमेजिन करिए कि आप ही को एग्जाम्पल में, भाई आगे रहिएगा तो एग्जाम्पल में आप आइएगा, ठीक है, अच्छा बुरा सब आपको झेलना पड़ेगा, उसके स्पोर्टिंग ले लीजिएगा, ठीक है, हंसी मजाक में। आपके पास 200 रुपए आज है, सामने 50 रुपया खाना खाना है, 20 रुपए की दवा खरीदनी है, और 25 रुपए का आइसक्रीम खाना है। आप बाद बाकी पैसा भी कहीं खर्च वर्च कर देना है ना। 4 तरह का खर्चा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा कौन है? खाना। क्योंकि दवा खा के क्या होगा जब भूखे मर जाएगा आदमी, समझ रहे हैं ना। सबसे पहले खाना हुआ। ये कैसे तय किया? आपको रात में 200 रुपया खर्चा करने के बाद लगा कि यार 50 रुपया और रहता तो ठीक होता। माने 50 रुपए का स्कर्सिटी है, माने आपके पास वो धन है, आज के खर्च से 50 रुपए कम है। ये पता है आपको कि 50 रुपया कम है, बजट से बाहर जा रहा है, फिर भी आपने सारा काम किया, कोई ना कोई छूटा होगा। अर्थशास्त्र यही सिखलाता है। अब बताइए कि ये लड़की अर्थशास्त्री तो है नहीं, लेकिन फिर भी 200 रुपया का उपाय कर लेगी शाम तक, खर्चा कैसे करना है। मतलब अर्थशास्त्र पहले पैदा हुआ, सिद्धांत पहले आया, व्यवहार बाद में आया, ऐसा नहीं है। व्यवहार पहले आया, अर्थशास्त्र बाद में पैदा हुआ। समझ में आ गया? अर्थशास्त्र का एक लब्ध प्रतिष्ठित परिभाषा है कि अर्थशास्त्र एक विषय है जो हमें किल्लत वाले संसाधनों के इस्तेमाल का तरीका सिखाता है। इट इज साइंस ऑफ स्कार्सिटी, है ना। 250 जब हो जाएगा इस कल, तो कल शाम में लगेगा यार 300 होता तो ठीक होता। मतलब यू आर ऑलवेज रनिंग इन स्कार्सिटी, आप हमेशा किल्लत है ना। देश का अरबपति भी है, उसको भी किल्लत है, उसका रहने का घर 27 मंजिल है, देख के टेंशन होता है ना। कभी सोचे कि 35 मंजिल क्यों नहीं बनाया? क्योंकि स्कार्सिटी था। 235 क्यों नहीं बना दिया? स्कार्सिटी था। किस चीज का स्कार्सिटी था? अरे पैसा का नहीं था, टेक्नोलॉजी का था। लो, समझ में आ गया। माने स्कार्सिटी सड़क पे बैठे भिखमंगा के ही पास नहीं है, इस पृथ्वी के सबसे अमीर व्यक्ति के पास भी है। स्कार्सिटी में जो संसाधन है उसका इस्तेमाल कैसे करें, ये ज्ञान देने के विषय को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। इसको समझना कितना आसान है, आप परिभाषा करना कितना भारी भरकम लगता है कि साइंस ऑफ स्कार्सिटी। लगता है कोई तोप मार दिया, समझ रहे हैं ना, लगता है ना कि रॉकेट साइंस है। ये रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी सब घर की जो बजट होता है, उस बजट का मेन मैनेजर कौन होता है? मम्मियां होती है। भले मम्मियां पैसा न कमाए, पिताश्री पैसा लाके मम्मी के हाथ में देते हैं ना। और महिलाएं अपने घर को, बजट को संभालती है ना, एक कहां पे अभी खर्च करने की जरूरत है ना। तो उनको इकोनॉमिक्स का किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन अप्लाइड नॉलेज है। समझ रहे हैं ना। यही जीएस है। क्रैमिंग नहीं करना है, रटना नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लाए तो पहले अटेम्प्ट आईएएस हो गए, यही होता था। 90 तक यही होता था भारत में। समझा रहा है। आईआईटी से टॉप किया, आईएएस बन गया, आगे वो दंगा करा दिया, दंगा संभालने में नहीं आया उसको, क्योंकि सोशियोलॉजी या ज्ञान नहीं है उसको। वो मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, उसको आईएएस तो बन गया नंबर के बल पे, लेकिन बेकार हो गया। व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जो जनरल सही सिखाता। वो जीएस से बड़ा कम नंबर लाते थे। अब 2 ऑप्शनल था, एक फिजिक्स एक मैथमेटिक्स। 600 का मार्क्स का होता था, 1200 में ले पता चला कि 1100।
900। काहे का जीएस का मतलब है, इंटरव्यू में कम नंबर तो निकल गया, वो आईएएस हो जाता था, एकदम लाइन लगा दी है वो। तो अंत में जाकर के सिलेबस चेंज किया गया और इसको व्यवहारिक बनाया गया कि नहीं, इसको अप्लाइड करो, कि ज्ञान के साथ साथ अपने ज्ञान को उपयोग में लाने की शक्ति है कि नहीं आप में। अर्थशास्त्र इतना छोटी सी चीज है कि अर्थशास्त्र हमें संसाधन अभी नहीं बताए हैं आपको, हम संसाधन क्या होता है, यहाँ संसाधन के रूप में सिर्फ 200 रुपया दिखाया है, दिखा ना, संसाधन बताएंगे, संसाधन क्या, जस्ट इसके बाद वही बताएंगे। लेकिन हमें किल्लत में जो चीजें उपलब्ध हैं उस किल्लत में कैसे काम करें, है ना। रोज घर में होता देखिएगा आप कि 3 आदमी दूध पीने वाला है, एक बच्चा, 2 बड़े, और दूध कम है आज, क्या है भाई, तो थोड़ा बिल्ली पी गई है, चाहे फट गया है, फिर भी दूध सब कोई पिएगा, जरूरत पड़ेगा तो मम्मी दूध नहीं पिएगी। ये होता है कि नहीं, हर घर में होता है ना। अगर मम्मी पे क्राई कर दिएगा, नहीं हम देखेंगे दूध तुम्हारा तभी पिएंगे, तो अपना वाला पानी मिला लेगी वो। ये होता है कि नहीं होता है, ये समझ में आ रहा है ना, कि वो दिखाने के लिए 3 गिलास में दूध डाल दिए, बच्चों में प्योर दूध, अपने में पानी, ताकि बच्चे शांत हो जाएं। ऐसे बच्चों को पाला जाता है भारत में, समझ आ गया। यहाँ नैनी बच्चों को नहीं पालती, नौकरानी बच्चों को नहीं पालती। और आज भी मम्मियाँ कितना पढ़ी लिखी हैं, वो अपने बच्चे को अपने ही पालना चाहती हैं, मजबूरी है तो बेचारी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पति पत्नी ना कमाए तो घर नहीं चलेगा, ऐसा होता है ना व्यवहार में, ऐसा संभव है। क्योंकि आप बैठे, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, आपके जीवन में भी ये सारी बातें आएंगी और आपको बड़ी सूझबूझ से इसको मैनेज करना पड़ेगा। इसका मतलब कि किल्लत में जीवन कैसे जिए, किल्लत में जो वस्तु है उसका इस्तेमाल कैसे करें, इस विधा का जो ज्ञान देता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, समझ रहे हैं ना।